हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीआई लेक्चर सीरीज। मेरा नाम सिद्धार्थ मौर्य है और मैं आपके लिए फिजिक्स का कंप्लीट लेक्चर लेकर आया हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ लेक्चर 3 यूनिट्स। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने वाले हैं उन क्वेश्चंस के जो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों से पूछा था। उन लेक्चर्स को आपने अगर नहीं देखा है या फिर उन क्वेश्चंस को आपको नहीं पता है या आपसे नहीं बना है तो आप एक बार फिर से ट्राई करिए, उन लेक्चर्स को ध्यान से देखिए और उसके बाद इस लेक्चर में आके उनके सॉल्यूशंस को वेरीफाई करिए। तो मैंने आपसे ये दो क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट लेक्चर में। पहला, फाइंड द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जो निम्नलिखित व्युत्पन्न राशियां हैं इनकी आपको मूलभूत इकाइयां ज्ञात करनी है। मतलब ये सारी जो है ये डिराइव क्वांटिटीज हैं और इनको आपको फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में इनकी यूनिट्स को लिखना है। ठीक है, आपको मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है लास्ट लेक्चर में आपको लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था और फिर भी कई बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है, तो फिर हम लोग इसको इस लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कैसे लिखना है तो इसका एक एग्जाम्पल फोर्स का मैंने लास्ट लेक्चर में दिया भी था। फिर भी अगर आप लोगों से नहीं बना है तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्य, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स, जिसको कि हिंदी में कहते हैं बल, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विस्थापन। फोर्स जो होता है इसको फर्दर मैं लिख सकता हूँ मास, जिसको हिंदी में कहते हैं हम द्रव्यमान, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्वरण, मल्टीप्लाइड बाय अगेन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो पार्ट है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये जो है ये फोर्स है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैंने किया डिस्प्लेसमेंट। अब जो मास होता है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसकी सिंबल जो होता है वो होता है केजी। तो मास को तो भूल जाओ, ये तो यही सॉल्व हो गया। बचा एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाए तो ये बेसिकली दूरी है कि कितनी दूरी तय कर रहे हैं हम लोग। इसको और ध्यान से पढ़ेंगे। एक्चुअली दूरी और विस्थापन में डिफरेंस होता है। ठीक है, दूरी जो होती है उसको हम लोग इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक्चुअली विस्थापन होता है। तो इनमें डिफरेंस होता है जो कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप समझ सकते हो कि ये दूरी है जो कि होती है। आप नॉर्मली इसका अगर फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में देखोगे तो ये है मीटर। इसका जो सिंबल जो होता है उसे हम मीटर लिखते हैं, एम, स्मॉल एम। तो डिस्प्लेसमेंट पता है, मास भी पता है, बच गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, वेलोसिटी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वेग हिंदी में। तो वेग में जो भी परिवर्तन हो रहा है समय के साथ उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब जो वेलोसिटी है, अगर मैं इस पार्ट को दोबारा से लिखना चाहूँ तो चेंज इन वेलोसिटी जो होती है उसे हम लोग लिखने का उसका ये भी तरीका है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है पर यूनिट टाइम। ठीक है, और नीचे तो ऑलरेडी टाइम है लिखा हुआ, जिसको अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो ये लिखाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो ये अगेन यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो ये बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में टूट गए हैं। तो अब मैं अगर ये लिखूँ मास को तो ये आ गया मेरा केजी, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन की यूनिट अगर मैं देखूं तो ये निकल कर आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट था उसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ मीटर। तो ये निकल के मेरा आंसर आ रहा है, जिसको मैं फर्दर अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। ओके, जो फोर्स होता है, फोर्स की एक यूनिट होती है जिसको मैं कहता हूँ न्यूटन।
ठीक है, जो कि न्यूटन साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है, इसलिए इसको कैपिटल एन से दिखाते हैं हम लोग। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है मीटर। तो वर्क की एक और यूनिट बनती है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन मीटर। दो ये फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में नहीं लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में नहीं है, बट न्यूटन मीटर भी एक यूनिट होती है फॉर वर्क की, और इसको हम लोग जूल भी कहते हैं, ठीक है, जिसका सिंबल है जे, कैपिटल जे। तो वर्क की कितनी यूनिट हो गई अगर देखें हम, तो वर्क जो होता है उसको मैं फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यही था एक्चुअली जो मैंने आंसर मांगा था। इसको और हम लोग न्यूटन मीटर भी कहते हैं, और इसको हम लोग जूल से भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वर्क की जो है इतनी यूनिट्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट, एनर्जी। एनर्जी जो होती है इसको हम लोग ऊर्जा भी कहते हैं, और इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला लिखूं तो वो होता है E = mc², जो कि फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? आइंस्टाइन इक्वेशन। E = mc², जहाँ पे m जो है, m इज एक्चुअली अ मास, जो कि होता है द्रव्यमान, इंटू c जो है ये एक्चुअली स्पीड है, ठीक है, स्पीड का स्क्वायर। तो अगर मास देखा जाए तो मास एक फंडामेंटल यूनिट है जिसका की सिंबल होता है केजी। स्पीड जो होती है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका होल स्क्वायर। इसको फर्दर मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये केजी है। डिस्टेंस बाय टाइम जो है, डिस्टेंस इज मीटर, जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम जो है ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इनका स्क्वायर। तो फाइनली जो वो आंसर आ रहा है मेरा, वो आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट स्लाइड में जो फाइनल आंसर आया था वो था मेरा वर्क का केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये जो आंसर आया था। अभी जो हमारा आंसर आ रहा है इस स्लाइड में एनर्जी का, वो भी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। तो एनर्जी और वर्क की यूनिट एक्चुअली सेम होती है, तो इसको मैं न्यूटन मीटर या फिर इसी को मैं जूल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम है, तो ये मेरा आंसर है। ओके, एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जहाँ पे m जो है ये मास है और v जो है वो स्पीड है, ठीक है। अगर मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ तो अगेन हाफ, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। जो भी यूनिट है मास और वेलोसिटी की है, तो ये भी mc² टाइप का ही है, मास इनटू स्पीड का स्क्वायर, तो अगेन सेम आंसर आएगा। आप चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसका यूनिट होता है mgh, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी में m जो होता है वो होता है अपना मास, आपका g जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हिंदी में बोलो तो इसे कहते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी त्वरण होता है। h जो होता है वो है हाइट, कितनी ऊंचाई पे कोई भी बॉडी रखी गई है, तो ये होता है उसका mgh। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला आप ले लीजिए, अंत में जो निकल कर आएगा यूनिट वो यही होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पावर, जिसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ये होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क माने कार्य, आपने कितना कार्य किया है कितने समय में, ठीक है, वो दिखाता है आपके पास कितनी शक्ति है, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी वो कम समय में ज़्यादा कार्य कर सकता है। ओके, तो वर्क की यूनिट हमने ऑलरेडी अभी देखी थी कि वर्क को हम लोग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में लिख सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा सॉल्व कर लें, चाहें तो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख लें। डिवाइड बाय सेकंड, तो ये निकल कर आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब,
ओके, अगर मैं देखूं तो वर्क की यूनिट हमें ये भी पता थी, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसको फर्दर हम समझते हैं। वर्क जो होता है इसकी यूनिट अभी हम लोगों ने देखी थी कि इसको मैं न्यूटन मीटर भी लिखता हूँ। तो अगर न्यूटन मीटर के फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ये भी एक पावर की यूनिट हो चुकी है। अगर इसे मैं चाहूँ तो वर्क को मैं जूल के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो नीचे सेकंड जूल पर सेकंड आ जाएगी इसकी यूनिट। तो ये भी दो यूनिट होती हैं शक्ति की। ठीक है, क्या क्या यूनिट हुई? एक हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, इसको मैं न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकता हूँ, या इसी को मैं जूल पर सेकंड भी लिख सकता हूँ। तो इतनी सारी यूनिट है आपकी किसकी? पावर की। ठीक है, शक्ति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये तो खैर काफ़ी सिंपल है। आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका लेंथ, ठीक है, आपकी लेंथ कितनी है, और एक होता है आपका विड्थ, आपकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं लेंथ और विड्थ, बेसिकली ये दोनों डिस्टेंस है। ठीक है, लेंथ जो है वो भी आपका डिस्टेंस है, कितनी दूरी है, और जो विड्थ है वो भी एक डिस्टेंस है कि कितनी दूरी है। तो ऑब्वियसली जब दूरी है तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी, इसकी यूनिट भी मीटर होगी। तो जब मैं एरिया की बात करता हूँ कि एरिया कितना होगा इसका, आयत का क्षेत्र कितना है, तो वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है ये इसकी यूनिट हुई फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्यूब। जो क्यूब होता है, जो घन होता है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर मैं सारे साइड्स की बात करूं, और नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि चलिए एक साइड अगर ए है तो इसके सारे साइड ए होते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी साइड ले लीजिए, वो सारे साइड आपके ए होंगे। ओके, और अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया एक पर्टिकुलर कोई भी, चाहे तो आप ये सरफेस ले लीजिए, इसका आप एरिया बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सामने वाला सरफेस ले लीजिए, ठीक है, इसका एरिया बोल सकते हैं। चलिए हम लोग ये वाला सरफेस लेते हैं, ठीक है, ये वाला। और अगर इस एरिया का मैं इस पर्टिकुलर प्लेट का अगर मैं एरिया बताना चाहूँ तो ये भी अगेन हो जाएगा ए इंटू ए, लेंथ इंटू विड्थ, और जो कि अगेन होता है क्या? दूरी। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ क्यूब। और जो एरिया होगा आप कोई भी पार्ट का ले लीजिए, चाहे तो इस सरफेस का लीजिए, चाहे तो इस सरफेस का, चाहे तो आप अपर सरफेस की बात कर लीजिए, कोई भी सरफेस का एरिया लीजिए, एरिया आपका सेम आएगा, विच इज मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सेम डायग्राम में बना रहा हूं। जो क्यूब है, जैसा कि मैंने कहा, उसके सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और मैं वॉल्यूम की बात करूं कि क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस का एरिया निकालिए, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे ए से। तो बेसिकली आप छोटे छोटे सरफेस का एरिया निकालते जाएंगे, जो कि अंत में बन जाएगा वॉल्यूम। तो बेसिकली एरिया, ये हो गया एरिया मल्टीप्लाइड बाय ये जो विड्थ था। ठीक है, वो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीटली मिलके बन जाता है वॉल्यूम, जो कि है आपका ए क्यूब। ठीक है, और क्योंकि ये सारे मीटर थे तो अल्टीमेटली जो यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी मीटर क्यूब, जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन, त्वरण। एक्सेलरेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है पहले ही कि ये होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी माने वेग, पर यूनिट टाइम, टाइम होता है आपका समय। तो अगर वेलोसिटी में चेंज की बात करूं तो बेसिकली वो होता है आपका चेंज, चेंज एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, आप डायरेक्टली ले सकते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट माने मैंने पहले ही बताया विस्थापन, विस्थापन कितना है। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बाय टाइम एक और है जो कि यहाँ से आ रहा है, ये पार्ट जो है इतना, ये आपकी वेलोसिटी है।
तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है आपका मीटर और टाइम जो है वो हो गया सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक्सेलरेशन की जो यूनिट आ गई वो आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1 टाइम पीरियड, 1/t विच इज टाइम। तो अगर कोई वेव है, जैसे ये कोई मैं वेव बना रहा हूँ और ये पीरियोडिक वेव है, पीरियोडिक मतलब कि ये रिपीट कर रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक इक्वल टाइम के बाद, एक इक्वल समय के बाद ये रिपीट करेगी। तो ये जो रिपीटेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। कितनी दूरी बाद दो पीक पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए दो समय जिसके बीच में ये दो पॉइंट रिपीट हो रहा है। अगेन ये जो होगा आपका ये टाइम पीरियड होगा, ठीक है। टाइम पीरियड का मतलब ये जो चीज़ है ये दोबारा रिपीट होगी, ठीक है, सिग्नल में, और इसी को हम लोग कहते हैं टी, जो कि है बेसिकली समय। कितने समय बाद ये दो पीक दोबारा से रिपीट होंगे। और इसी को जब हम इन्वर्स ले लेते हैं 1/t, ये कहलाता है मेरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो वर्ड आया है ये एक्चुअली आया है फ्रीक्वेंट से, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ हो रही है। तो अगर ये एक सिग्नल था जो मैंने पहले बनाया है, अगर मैं इसी के कंपैरिजन में एक और सिग्नल बनाऊं ऐसा, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट को अगर मैं लेता हूं तो मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट जो है इसके कंपैरिजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है मतलब टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आगे कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड एक्चुअली निकालते कैसे हैं। हालांकि अगर मैं सीधा फॉर्मूले पे जा रहा हूँ तो जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा मैंने ऊपर लिखा है, ये होती है 1/t, जो कि t होता है आपका समय, ठीक है। तो ये 1/सेकंड हो गया बेसिकली, राइट, सेकंड, या फिर 1/s सिंबल के फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी को हम सेकंड इनवर्स भी लिखते हैं। इसी का एक और फॉर्म होता है जो कि बहुत फेमस है, जिसको हर्ट्ज। इसको भी मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ क्योंकि हर्ट्ज जो थे एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे रखा गया, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट, डेंसिटी या घनत्व। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास जो होता है वो हो गया आपका द्रव्यमान, और वॉल्यूम हमने अभी देखा था। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम में एक्चुअली इसको अगर मैं केजी लिखता हूँ तो वॉल्यूम जो होता है, अभी हमने क्यूब का जैसे देखा था, तो वो हो गया आपका मीटर क्यूब। अब आप कोई भी चीज़ का वॉल्यूम निकाल लीजिए, चाहे वो आपका क्यूब का हो, चाहे आपका कोई भी सर्कल का हो, ठीक, या कोई भी अदर शेप ले लीजिए आप, वो हमेशा 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमेशा ही मीटर क्यूब रहेगा, डजंट मैटर आप किसके वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आंख मूंद के लिख सकता हूँ मीटर क्यूब। तो टोटल जो मेरा आंसर आया वो आया है केजी पर मीटर क्यूब। ये है मेरा डेंसिटी का फॉर्मूला। करंट डेंसिटी की जब बात करते हैं, करंट डेंसिटी जो होता है वो होता है करंट कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट एरिया, ठीक है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और ये जो था एरिया था, एरिया की यूनिट जैसा अभी हम लोग देखे थे पहले, एरिया जो होता है वो हमेशा ही 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे वॉल्यूम हमेशा 3 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, वैसे जो एरिया जो होता है वो 2 लेंथ का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हो गया आपका एरिया पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एरिया जो हो गया मीटर स्क्वायर हो गया, और करंट जो हो गया वो आपका एम्पियर। तो आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपका फंडामेंटल यूनिट्स का फॉर्म हो गया, ठीक है। एम्पियर आपका फंडामेंटल यूनिट है। तो बेसिकली ये आपका आंसर है, ओके। लास्ट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, कई बच्चों ने उसका गलत आंसर दिया है, बल्कि उसका आंसर मैंने ऑलरेडी स्लाइड में रखा था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मैं इसको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ आपको
मेरा सवाल था राइट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनकी क्या 2 खास कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि दिमाग में रख के CGPM ने कोई भी यूनिट्स को बनाया था या फिर सोचा था कि इसको कैसे बनाया जाए। तो ये 2 चीज जो हमको हमेशा दिमाग में रखनी है स्टैंडर्ड यूनिट के, पहली ये कि वो इनवेरिएबल हो, मतलब कभी भी ना बदले। कभी भी ना बदलने का मतलब है कि आप अगर उससे कोई भी शहर में ले जाएं, कोई भी प्लैनेट में ले जाएं और किसी भी सीजन में आप उसको कैलकुलेट करें, वो कभी भी नहीं बदलेगी, ठीक है। और ऐसी चीजें अगर देखा जाए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि एग्जिस्ट करती है जो कभी ना बदले, तो वो मोस्टली प्राकृतिक चीजें होती हैं, बहुत ही नेचुरल चीजें जो एग्जिस्ट कर रही है नेचर में, वही चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। तो इसलिए जो भी नेचुरल इवेंट हो रहे हैं आपके आसपास, जो भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, उन्हीं को लेके ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो कि कभी ना बदलें और उसको मैं यूनिट्स के फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम समझेंगे आगे, बट ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी ना बदले। दूसरी चीज़ अवेलेबिलिटी की इकाई रूपांतरण जो कि यूनिट कन्वर्जन होता है उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यापारी को एक बहुत बड़ा तराजू लेके जाना पड़ रहा है कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। यूनिट कन्वर्जन के लिए वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। और कोई भी यूनिट जब आप डिफाइन करते हो, जब आप उसका डेफिनेशन देते हो या उसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हो, तो वो कोई ऐसी यूनिट नहीं होनी चाहिए जो पृथ्वी पे है ही नहीं, मार्स में सिर्फ अवेलेबल है। तो वो अवेलेबल कैसे होगी आपके लिए यूनिट कन्वर्जन के लिए आसानी से? तो हमेशा ऐसी यूनिट को ही हम स्टैंडर्ड यूनिट बना सकते हैं जो कि इजीली यूनिट कन्वर्जन या इकाई रूपांतरण के लिए अवेलेबल हो, आपके पास उपलब्ध हो, ठीक है। तो ये 2 एक्चुअली पॉइंट थे जिनको हमको याद रखना है। अगर आप गूगल में जाएंगे आपको बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स दिखेंगे, बट एक्चुअली वो सही नहीं है। आपको अगर सही पॉइंट्स देखना है तो आप CGPM की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए, ठीक है, या फिर बहुत स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए जहाँ पे आपको सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, और लिटरली यही 2 प्रॉपर्टीज हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन करने के लिए यूज होती हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टू हैव मोर फन विथ फिजिक्स। थैंक यू।